नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ सास की बदसूरती को लेकर बहू ने सबके सामने उड़ाया मजाक। तो किस्मत ने किया कुछ ऐसा कि मैं डॉक्टर प्रिया के क्लिनिक में बैठी हुई थी। तभी दो औरतें क्लिनिक पर आईं। उनमें से एक औरत का पेट बाहर निकला हुआ था। जाहिर है हमारे क्लिनिक में प्रेग्नेंट औरतें ही आती थी। मैं उसे देखकर खड़ी हो गई क्योंकि उसके साथ मौजूद बूढ़ी औरत मेरी जानने वाली बिमला थी। मैं उसे काफ़ी सालों से जानती थी। मैंने पहले भी उसके साथ काफ़ी साल गुजारे थे। बिमला हमारी किराएदार हुआ करती थी और विधवा भी थी। इसे अपने बेटे को बड़ी मुश्किल से पढ़ाया लिखाया था, लेकिन आज जब वह एक मॉडर्न लड़की के साथ क्लिनिक के अंदर दाखिल हुई तो उसे देखकर मैं हैरान रह गई, क्योंकि वह लड़की बहुत ही मॉडर्न थी, लेकिन वह उसकी बेटी तो किसी तरह से नहीं लग रही थी। उसने भी मुझे देखकर खुशी का इजहार किया। फिर वो दोनों मेरे पास आए और मुझसे उस लड़की ने बड़े ही नफरत भरे अंदाज में पूछा, नर्स, तुम्हारी डॉक्टर कहाँ है? तुमने तो शक्ल से ही कोई दाई लगती हो। उसने आते ही मेरी बेइज्जती कर दी, लेकिन मैंने बर्दाश्त करते हुए कहा कि डॉक्टर प्रिया अंदर अपने कमरे में हैं। वो किसी पेशेंट को चेक कर रही हैं। थोड़ी देर बाद आप उनके पास जा सकती हैं। उसने मेरी बात का कोई जवाब नहीं दिया। थोड़ी देर बाद डॉक्टर साहिबा ने दूसरे पेशेंट को अंदर बुलवाया तो उसकी सास यानी कि मेरी सहेली भी अंदर जाने लगी, क्योंकि मुझे अंदाजा हो चुका था कि ये मॉडर्न सी दिखने वाली लड़की मेरी सहेली की बहू है। लेकिन जैसे ही वह अंदर जाने लगी तो उस लड़की ने पलटकर मुझे एक अजीब बात कही। वह बोली, ये मेरी नौकरानी है, इसको अपने पास रखो। मैं डॉक्टर को दिखाकर थोड़ी देर के बाद खुद बाहर आऊंगी तो मैं घर चली जाऊंगी। उसने अपनी सास को मेरे सामने नौकरानी बोल दिया था, जबकि मैं 100% यकीन से कह सकती थी कि ये उसकी सास थी। उस लड़की के अंदर जाने के बाद मैंने अपनी सहेली विमला से पूछा, विमला, क्या ये तुम्हारी बहू है या तुम सच में इसकी नौकरानी हो? विमला की आंखों में आंसू आ गए। आंखों में आंसू भरे मुझसे कहने लगी, तुझे क्या लगता है कि मैं इन लोगों के घर में नौकरी करूंगी? तुम्हें तो पता है कि मैं अभी एक बड़े खानदान से संबंध रखती हूँ। बस गुजर बसर ने हालत की चक्की में पीसने पर मजबूर कर दिया है, वरना तो मैं कभी भी इस तरह कहलाने के लायक नहीं थी। और ये लड़की मेरी बहू है, लेकिन क्या करूं, मॉडर्न इतनी है कि उसे मैं गंवार और अनपढ़ लगती हूँ। इसलिए ये मुझे अपने किसी जानने वाले से नहीं मिल पाती, क्योंकि फिर उसे शर्म आती है, सिर्फ इसलिए कि मैं उसकी तरह मॉडर्न कपड़े नहीं पहन सकती। इंसान को दुनिया और अपनी उम्र का भी तो ख्याल रखना पड़ता है, और मेरी अब इतनी भी नहीं कि मैं भी इस उम्र में ऐसे कपड़े पहन सकूं। और ना ही मुझे अंग्रेजी आती है, और इसी वजह से मेरी बहू जब भी कहीं मुझे साथ लेकर जाती है तो लोगों को यही कहती है कि ये मेरी नौकरानी है। मुझे बहुत दुख होता है बहन, लेकिन मैं क्या करूं, अपने बेटे की खुशी के लिए चुप रह जाती हूं। अगर मुझे अपने बेटे की परवाह ना होती तो यकीन मानो मैं इसे कभी भी सूरत में एक दिन भी बर्दाश्त नहीं करती। मेरा दिल भी नहीं मानता कि मैं ऐसी किसी लड़की के साथ रहूं जो मुझे नौकरानी समझती हो। सास का दर्जा तो माँ की जगह होता है, लेकिन ये लड़की तो मुझे कुछ समझती ही नहीं है। इसकी नज़र में मैं दुनिया की सबसे बेकार और ये बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत और पढ़ी लिखी है। विमला की बात सुनकर मैंने उसे समझाया कि तुम फिक्र मत करो, परेशान होने से कोई परेशानी दूर नहीं होती। तुम इसको आहिस्ता आहिस्ता समझाओ कि बड़ों की इज्जत क्या चीज़ होती है। मैं क्या समझाऊं जब मेरे बेटी ने ही मुझे बिना पूछे अपनी पसंद की लड़की से शादी कर ली, तो इसमें मेरा क्या कसूर है? मैं जितनी भी कोशिश करूंगी
वो बेकार हो जाएगी, विमला ने कहा। दफा करो, जैसे ये सोचती है सोचने दो, मैंने विमला से कहा। अच्छा ही है कि मेरे कंधे पर ज्यादा जिम्मेदारी का बोझ नहीं है, विमला ने कहा। अभी हम ये बातें कर ही रहे थे कि विमला की बहू कमरे से बाहर निकल आई। वो कमरे से बाहर आई तो उसके तेवर बहुत अजीब से थे। चलो जल्दी चलो, अभी घर जाकर खाना भी पकाना है। तुम तो जहां बैठती हो बातों में लग जाती हो, उसने अपनी सास को बहुत ही बदतमीजी से कहा। मेरा तो अपनी सहेली को इस तरह जलील और बदनाम होता देख दिल दुख गया। मैंने उसकी बहू से कहा, बेटा जरा मेरे पास आकर बैठो। उसे लगा कि शायद मैं किसी डॉक्टरी मामले के बारे में बात करूंगी, लेकिन जैसे ही वह मेरे पास आई, मैंने उसकी हालचाल पूछने के बाद उससे कहा, मैं इस औरत को जानती हूँ। ये हमारे यहाँ किराएदार बनकर रहती थी। अब तो हम लोग दूसरी जगह पर शिफ्ट हो गए हैं, लेकिन मैं इसके सारे हालात जानती हूँ। इसकी जवानी मेरे साथ ही गुजरी है बेटा। बेटी, मुझे पता है कि इससे अपने बेटे को कितने ज़्यादा मुश्किल से पढ़ाया लिखाया है। पढ़ा लिखा कर जब माँ अपने बेटे की शादी करती है तो उसकी ये इच्छा होती है कि बहू उसकी सेवा करे, लेकिन तुम तो अपनी सास को नौकरानी कह रही हो। बेटी, ये तो बहुत बुरी बात है। अगर तुमने अपनी सास का श्राप लग गया ना, तो तुम कहीं की नहीं रहोगी। बेहतर है कि तुम अपनी सास से माफ़ी मांग लो। इसके साथ ऐसा व्यवहार ना किया करो कि इसका दिल दुखे। ये एक बेचारी और विधवा बूढ़ी औरत है, तुम्हें इसका ख्याल रखना चाहिए। मेरी बात सुनकर लड़की गुस्से से आंख बबूला हो गई और बोली, तुम अपने काम से काम नहीं रख सकती? अगर तुमको आने वाले हर पेशेंट के साथ ऐसे ही निजी जिंदगी के बारे में बात करनी होती तो तुम उनके घर चली जाया करो। अगर मैंने तुम्हारी शिकायत डॉक्टर से कर दी तो तुम्हारे साथ बहुत बुरा होगा। मैं यहाँ पैसा देकर अपना इलाज करवाने के लिए आई हूँ, तुम्हारी बकवास सुनने के लिए नहीं। मैं तो हैरान थी कि विमला की बहू कितनी बदतमीज और मुंहफट थी। विमला की आंखों में भी आंसू थे, लेकिन मैंने उसे कुछ नहीं कहा। सोचा कि जब मैं उसके घर जाऊंगी तो अच्छी से बात करूंगी। खुशकिस्मती से उसी शाम जब मैं घर पहुंची तो मैंने देखा कि विमला बाहर टहलने के लिए निकली हुई थी। उसके हाथ में टमाटर और प्याज भी थे। उसे देखकर मैं उसकी तरफ गई तो वह भी मेरी तरफ पलटी और कहने लगी कि मैं तो इस कॉलोनी में ही रहती हूँ। मैंने कहा कि मेरा घर भी यही है। हम दोनों एक दूसरे से मिलकर बहुत खुश थे। उसने मुझे अपने घर आने को कहा तो वह बहुत परेशान लग रही थी। मैंने कहा, मैं ज़रूर तुम्हारे घर आऊँगी। जब तुम्हारा पोता इस दुनिया में आ जाएगा तो मैं मिठाई लेकर आऊँगी। विमला कहने लगी कि मेरा पोता कल परसों ही इस दुनिया में आने वाला है, क्योंकि मेरी बहू के आखिरी दिन चल रहे हैं। लेकिन ये सब डॉक्टर की मदद से ही होगा। उसे तो किसी दाई वगैरह पर भरोसा ही नहीं है। और यकीन मानो, जितना मुझे दाई पर यकीन है इतना किसी डॉक्टर पर भी नहीं है। उसकी बात सुनकर मैं भी परेशान हो गई। डॉक्टर प्रिया बहुत ज़्यादा पढ़ी लिखी है, उनका तजुर्बा भी है और मुझसे ज़्यादा भी जानती है, लेकिन वह मरीजों को बिना वजह दवाइयाँ लिख देती हैं। मुझे ये बात पसंद नहीं थी, पर खैर आजकल के लोगों को डॉक्टर पर भरोसा ज़्यादा और दाई पर कम होता है। इसलिए मैंने विमला से सही कहा कि तुम अपनी बहू को डॉक्टर प्रिया के पास लेकर आना, क्योंकि वो उनसे अपॉइंटमेंट लेकर जा चुकी है। हम लोग बातें कर ही रहे थे कि विमला अपने घर चली गई। अगली सुबह उसने मेरे घर के दरवाजे की कुंडी बजाई। विमला बहुत ज़्यादा हड़बड़ी में लग रही थी। मैंने दरवाज़ा खोला तो उसके हाथ पांव फूले हुए थे। उसे देखकर मैंने कहा, क्या हुआ? तो वो कहने लगी, मेरी बहू का आखिरी वक्त आ गया है। भगवान के लिए जल्दी जल्दी मेरे घर चलो। मेरी बहू को अस्पताल लेकर चलना है। मेरा बेटा ऑफिस चला गया है। हमें नहीं पता था कि ये वक्त इतनी जल्दी आ जाएगा।
वरना मैं कोई ना कोई बंदोबस्त कर लेती। मेरी बहू तो मुझे अपने बारे में कुछ भी बताती ही नहीं है, इसलिए मुझे उसके बारे में एक भी बात नहीं पता। तो भगवान के लिए मेरे साथ चल, मेरे घर चल, वरना वह बेचारी मर जाएगी। वो दर्द से चीख रही है। उसकी बात सुनकर जल्दी जल्दी मैं उसके साथ चल पड़ी। मैं सब कुछ भूल भाल गई थी। मुझे इस लड़की का व्यवहार भी याद नहीं रहा था। याद होता भी तो ऐसे वक्त भी कभी भी उसके साथ कोई गिला शिकवा अपने दिल में उसके लिए ना रखती। लेकिन जैसे ही मैं अपनी सहेली विमला के घर पहुंची तो मैंने उसकी बहू को एक गाड़ी में बैठाया और हम लोग अस्पताल की तरफ चल पड़े। विमला की बहू जिद करने लगी कि मुझे डॉक्टर प्रिया के पास ही जाना है, इसलिए हम लोग डॉक्टर प्रिया के क्लिनिक पर आ गए। हालांकि मेरे ख्याल से ऐसे केस सिर्फ और सिर्फ बड़े अस्पताल में हल होने चाहिए। बहरहाल विमला की बहू की इच्छा पर मैं उसे क्लिनिक ले आई। डॉक्टर प्रिया क्लिनिक पर मौजूद थी। उन्होंने विमला की बहू को दर्द की दवा दी, इसे खाकर उसे थोड़ा होश आया और अब वो बातचीत करने के काबिल हो चुकी थी। विमला की बहू ने फौरन अपना फ़ोन मांगा और अपनी माँ को कॉल मिलाने लगी। वह अपनी माँ को लगातार फ़ोन कर रही थी। जैसे उसकी माँ ने कॉल उठाई तो विमला की बहू अपनी माँ पर भी ऊंची आवाज़ में चिल्लाने लगी, माँ आप कहाँ हैं? मैं कितनी देर से आपको फ़ोन लगा रही हूँ। जल्दी डॉक्टर प्रिया के क्लिनिक पर आ जाइए, मेरी डिलीवरी का वक्त आ गया है। उसने ये कहकर फ़ोन बंद कर दिया। डॉक्टर प्रिया ऑपरेशन की तैयारी करने लगी। तकरीबन 15 मिनट ही गुजरे थे कि बाहर गाड़ी ने हॉर्न दिया। डॉक्टर प्रिया के क्लिनिक ने बाहर उस विमला की बहू की माँ आ चुकी थी। मैं उसे लेने के लिए बाहर पहुंची तो देखा वह तो एक बहुत ही मॉडर्न औरत थी जिसकी उम्र 40 साल से ज़्यादा नहीं लग रही थी। यानी उसने खुद को इतना बना संवार रखा था कि वह बुढ़ापे में भी जवान नजर आ रही थी। मैंने उसे अंदर आने को कहा तो वह रड़कती मटकती अंदर आई और अपनी बेटी के कमरे में फौरन चली गई और साथ ही अपनी बेटी की सास को बहुत नफरत भरी नजरों से देखते हुए बोली, आप बाहर ही रुकिए, मैं सब कुछ देख लूंगी। सास को बाहर छोड़कर वह अंदर चली गई। मैंने विमला से पूछा कि तुम कैसी बहू लाई हो, तो उसकी आंखों में आंसू भर आए और कहने लगी कि बस मैं तुम्हें क्या बताऊं, मेरे बेटे ने अपनी पसंद की शादी की है। ये लड़की उसने अपने ऑफिस में पसंद की थी और ये लड़की उम्र में भी मेरे बेटे से 2-3 साल बड़ी है, लेकिन अमीर थी, मॉडर्न थी। मेरा बेटा कहता है कि इसने मेरे खातिर अपनी इतनी अच्छी जिंदगी छोड़ दी है, इसलिए मैं इसकी इतनी परवाह करता हूँ। लेकिन उसने इस बात की बिल्कुल भी परवाह नहीं की कि उसकी माँ उसके लिए क्या क्या किया, क्या क्या छोड़ा, पूरी दुनिया ही छोड़ दी। मेरा तो दिल करता है बहन, मैं सचमुच अपने भगवान के पास चली जाऊँ। मेरा दिल इतना दुखा है कि मैं तुम्हें बता भी नहीं सकती। हर रात मैं अपने पति को याद करके रोती हूँ। अगर मेरे पति जिंदा होते तो मैं अपने बेटे की मोहताज ना होती। मेरा दिल बुरी तरह जख्मी है। मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी कि मेरा बेटा इतना पत्थर दिल निकलेगा। विमला की आंखों में आंसू देखकर मैं भी कांप रही थी। जो बहू अपनी सास की आंखों में आंसू ला दे, उससे बदकिस्मत, बेगैरत और बेहया बहू कौन हो सकती है। मैंने उसकी बहू को खूब गालियां दी, लेकिन वह फिर भी परेशान थी और रो रही थी। विमला कहने लगी कि इन सबसे कुछ नहीं होगा। अब जो मेरी किस्मत में लिखा था वो तो हो ही चुका है। बस अब तो सारी जिंदगी इसी तरह गुजार दूंगी। पता नहीं कब ऐसे ही अफसोस करते करते मैं इस दुनिया से चली जाऊंगी। आगे तो मुझे तकलीफ नहीं होगी, भगवान सब देख रहा है। उसकी बातें सुनकर मैं खामोश हो गई। इतने में लेबर रूम के अंदर ऑपरेशन शुरू हो गया था। डॉक्टर प्रिया पेशेंट का ऑपरेशन करने चली गई थी, जबकि विमला जी की बहू की माँ बड़ी चैन से कमरे के बाहर टहलने लगी। उसने आते ही अपनी बेटी की सास से बहुत ही गुस्से में कहा, ऊपर वाले से प्रार्थना करो मेरी बेटी का ऑपरेशन सही सलामत हो जाए, उसका बच्चा इस दुनिया में आ जाए, तो मुझसे ज्यादा खुशनसीब कोई नहीं होगा। मेरा तो आशीर्वाद है उसके साथ।
विमला ने बड़ी दुखी अंदाज में कहा। थोड़ी देर के बाद वह औरत बड़ी बेचैनी से लेबर रूम के अंदर दोबारा चली गई। उसके चेहरे पर हवाइयां उड़ी थी, जबकि डॉक्टर प्रिया जब बाहर आई तो उसका चेहरा भी खामोश सा था। मैंने उनसे पूछने की कोशिश भी की, लेकिन उन्होंने मुझे चुप रहने का इशारा किया। वो और बेटी दोनों के चेहरे देखने वाले थे। मुझे पता नहीं चल रहा था कि जो बच्चा अभी अभी पैदा हुआ है वो कहाँ गया। मैं इंतजार करके खुद अंदर कमरे में चली गई। लड़की की माँ ने विमला को अंदर आने से रोक दिया और कहने लगी कि आप बाहर ही रुके। मैं तो सफाई का बहाना बनाकर अंदर चली गई, लेकिन मैंने देखा कि वह पैदा होने वाला बच्चा कहीं भी मौजूद नहीं था। डॉक्टर प्रिया ने मुझे पूरी बात नहीं बताई थी। लड़की की माँ खामोश सामने स्टूल पर बैठी हुई थी, जबकि लड़की का मुंह उतरा हुआ था। क्या हुआ? बच्चा तो ठीक है ना? वो रो नहीं रहा। मेरी बात सुनकर लड़की गुस्से से बोली, तुम तो यहाँ सफाई करने आई थी। लगता है कि तुम विमला के लिए इस कमरे की जासूसी करने आई हो कि यहाँ क्या हुआ है। नहीं, मैं यहाँ कोई जासूसी करने नहीं आई हूँ। मेरा तो ये रोज का काम है। मुझे तो दोनों माँ बेटी में कोई फालतू की दिलचस्पी नहीं है। मैं उनको ये बातें सुना घबराकर वापस आ गई। विमला तो उनके आगे मजबूर हो गई, लेकिन मैं नहीं। मैंने आकर विमला से कहा, वो लोग तो बच्चे के बारे में कोई बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन तुम अंदर जाओगी तो शायद तुम्हें बता दे। अरे मुझे क्या बताएंगे? मेरा बेटा भी अभी तक नहीं आया मेरे पास। उससे बात करने का कोई भी तरीका नहीं है। और देखो, उसकी पत्नी ने भी उसे फोन करके नहीं बुलाया, जबकि उसके पति का इस वक्त यहाँ पर मौजूद होना बहुत ज़रूरी है। मैंने कहा कि तुम्हारा बेटा यहाँ पर मौजूद होना चाहिए। रुको, मैं उसे फ़ोन करती हूँ, तो मुझे उसका नंबर दो। मेरे पास तो नंबर भी नहीं है उसका। नंबर मेरी बहू के पास है, तुम जाकर उससे पूछो। मैं फिर ढीठ बनकर कमरे में चली गई, क्योंकि मुझे विमला का बहुत ख्याल था। अपनी इज्जत से भी ज़्यादा मुझे विमला की परवाह थी। इस बार जैसे ही कमरे में मैं गई, मैंने देखा कि उस विमला की बहू ने अपना बच्चा गोद में छुपा रखा था। ये उसे ऐसे देख रही थी जैसे कोई खजाना हो। लेकिन मैंने उससे जब बात की तो उसने फौरन अपने बच्चे को छुपा लिया और चौंक कर मेरी तरफ देखा और बोली, क्या बात है, तुम बार बार इस कमरे में क्यों आ रही हो? हम लोगों ने इस कमरे का किराया दिया है, तुम्हारा कोई काम नहीं बनता यहाँ। मैंने कहा, पर मैं इसलिए आई हूँ क्योंकि मुझे विमला ने भेजा है। अब मुझे अच्छी तरह पता है तुम उसकी चमची हो। क्या कहने के लिए भेजा है उस बुढ़िया ने? बुढ़िया को आराम नहीं आता। विमला की बहू अभी भी बाज नहीं आई। मुझे तुम्हारे पति का नंबर चाहिए, उसको भी यहाँ होना चाहिए। वो मेरा पति है, तुम्हारा नहीं। विमला की बहू फट फट बोलती जा रही थी। मुझे जब उसे बुलाना होगा तो मैं खुद ही फ़ोन कर लूँगी। तुम्हारी बार बार आकर मुझे डिस्टर्ब करने की ज़रूरत नहीं है। मैं पहले ही बहुत परेशान हूँ, विमला की बहू ने कहा। मैंने पूछा, क्यों भाई, क्यों परेशान हो तुम? हमें तो बताओ, हम यहाँ तुम्हारी परेशानी हल करने के लिए तो खड़े हैं। मैंने कहा, ना, मुझे तुम्हारी किसी मदद की ज़रूरत नहीं है, दफ़ा हो जाओ यहाँ से, विमला की बहू ने कहा। मैं हैरान थी कि कितनी बदतमीज़ है। इसको इस बात की भी एहसास नहीं था कि मैं यहाँ पर उसके लिए खड़ी हूँ। मैं चुपचाप बाहर आ गई और आकर विमला को बताया कि तुम्हारी बहू के तेवर बहुत ही बिगड़े हुए हैं। पता नहीं उसे क्या परेशानी है, वह सबको खाने को दौड़ रही है। शाम तक डिस्चार्ज होकर वह अपने घर चली गई और तुम्हारा बेटा भी आ जाएगा, तो फिर बाकी मामला देख लेना। चलो सही है, मुझे तो वैसे भी कुछ नहीं समझती। भगवान करे मेरे बेटे से अपने दुख दर्द, अपनी सारी तकलीफ बता दे, ताकि मेरी फिक्र और परेशानी भी कम हो। इतना कहकर विमला तो अपने घर चली गई, लेकिन मैं ये सोचने लगी कि आखिर उसे विमला की बहू को बेटा या बेटी में से जो भी पैदा हुआ, उसे क्या परेशानी थी कि वो हमसे भी छुपा रही थी।
कम से कम उसे अपनी सास और अपने डॉक्टर को तो इस बच्चे के बारे में बताना चाहिए था। मेरे पास डॉक्टर प्रिया के घर का नंबर नहीं था, सिर्फ क्लिनिक का नंबर था, इसलिए मैं उनसे भी पूछ नहीं सकी। विमला के साथ मैं भी घर चली गई। मैंने सोचा शाम को जाकर विमला के घर जाकर पता करूंगी कि उसके पोते की सेहत कैसी है। शाम हुई तो मैंने सोचा कि खाली हाथ घर जाने की बजाय मिठाई का एक डिब्बा भी ले चलूं। आखिर उसके घर में एक खुशी की खबर आई है, मुझे मिठाई लेकर उसके घर जाना चाहिए। मैंने करीबी बेकरी से मिठाई ली और विमला के घर की तरफ चल पड़ी। घर के दरवाजे पर कुंडी बजाते ही विमला ने इस तरह दरवाज़ा खोला जैसे वह पहले से ही मेरे इंतजार में बैठी थी। मुझे देखकर उसकी आंखों में चमक आ गई और बोली, ऊपर वाले का धन्यवाद कि तुम आ गई। अभी तक वह अपने कमरे में ही है, मैं उसकी वजह से बहुत परेशान हूँ। अरे कोई बात नहीं, मैं आ गई हूँ, मैं उसे तसल्ली भी दूंगी और अगर मेरी किसी मदद की ज़रूरत होगी तो मैं हाजिर हूँ। इतना कहकर वह अंदर आई, लेकिन जैसे ही वह उसकी बहू के कमरे में गई तो उसने फिर से अपने बेटे को छुपा लिया। लगता था जैसे वह उसे सबसे छुपा रही हो या उसे किसी को दिखाना नहीं चाहती हो। मैं हैरान थी कि अब तो उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। बच्चे की पैदाइश को लगभग 10 घंटे गुजर चुके थे। इतने में घर के दरवाजे की कुंडी बजी तो विमला ने जाकर दरवाज़ा खोला। उसका बेटा घर आ गया था। विमला ने अपने बेटे का माथा चूमकर उसे पोते की खुशखबरी सुनाई। उसे तो यकीन ही नहीं आ रहा था। कहने लगा कि माँ, आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? मैं कब से इस दिन का इंतजार कर रहा था। आपने तो कहा था 1 हफ्ते बाद की तारीख है। अरे ऐसा अचानक कैसे हो गया? वह ये सब कहते कहते अंदर आया। मैंने भी उसे बधाई दी। वह मुझसे 2-4 बातें करके बड़ा परेशान और उलझा हुआ लगा और बेचैन भी लग रहा था। वो बोला कि आंटी, आप नाराज मत होना, लेकिन अभी मुझे अपनी पत्नी के पास जाना है। मैंने कहा कि मैं क्यों नाराज होने लगी बेटा, ये तो तुम्हारी खुशी का दिन है। जा उसे बधाई दो और अपनी खुशियां मनाओ। बल्कि मैं भी तुम्हारे साथ ही चलती हूँ, अगर तुम्हें बुरा ना लगे तो। हाँ हाँ, आप भी आ जाइए, क्यों नहीं। इतना कहकर मैं और वह दोनों कमरे में चले गए। लेकिन उस विमला की बहू का मुंह इस तरह बना हुआ था कि जैसे कि उसने बच्चे को नहीं बल्कि किसी और चीज को जन्म दिया हो। तुम लोग क्या बार बार मेरा बच्चा देखने कमरे में आ जाते हो? आप यहाँ से चली जाइए, ये मेरा बच्चा है। इसे 9 महीने मैंने अपने पेट पे रखकर जन्म दिया है। मैं जिसे चाहूँ उसे दिखाऊं और जिसे ना चाहूँ ना दिखाऊं। ये क्या बात हुई? क्या हो गया तुम्हें? खुशी का मौका है, लाओ मेरे बेटे का चेहरा दिखाओ। मैं बहुत बेचैन हूँ, ऐसा मत करो, मुझे मत तड़पाओ। इतना कहकर उसके पति ने हाथ आगे बढ़ाया तो विमला की बहू ने उसका हाथ झटक दिया और गुस्से से बोली, मैंने कहा ना, मैं अपना बच्चा किसी को नहीं दिखाऊंगी। ये सिर्फ मेरा बेटा है। उसने अपने बच्चे को अपनी बाहों में छुपा लिया, जबकि विमला का बेटा हक्का बक्का उसे देखने लगा। विमला भी हैरान परेशान थी। बहू, हम अपना पोता देखकर ही रहेंगे, तुम हमें इसे देखने के लिए रोक नहीं सकती, हमारा हक है इसे देखने का, कहकर विमला भी आगे बढ़ी। मगर विमला की बहू ने तो बड़े ही गुस्से से उसका हाथ दोबारा पीछे झटक दिया। लेकिन अब दोनों माँ बेटा बहुत ज्यादा परेशान हो गए थे। अचानक विमला के बेटे ने किसी तरह अपनी पत्नी के हाथ से बच्चा छीन लिया और उस पर नजर पड़ते ही उसके चेहरे से हवाइयां उड़ गई, जबकि विमला का चेहरा जो बालों से भरा होता था। विमला ने मुझे कल परसों ही बताया था कि उसकी बहू हर वक्त उसे यही कहती थी कि माँ, तुम्हारे मुंह पर दाढ़ी है, मैं तुम्हें अपने दोस्त से नहीं मिलवा सकती। तुम बहुत ही गंवार लगती हो, तुमने कभी अपने चेहरे की सफाई नहीं की। अरे तुम जैसी गंदी गंवार औरत को मैं अपने दोस्त से नहीं मिलवा सकती और उन्हें नहीं बता सकती कि तुम मेरी सास हो या मेरे पति की माँ हो। वह विमला को दिन रात ताने देती रहती थी, जबकि अभी पैदा होने वाले बच्चे के
सिर्फ चेहरे पर बाल थे, बल्कि जिस्म पर भी बहुत लंबे बड़े बाल थे। ये देखकर बहू को अपनी सास से की हुई बदतमीजी याद आ रही थी, लेकिन अब इस बात का कोई भी फायदा नहीं था, क्योंकि ऊपर वाले की तरफ से उसे उसकी सजा इस तरह मिल चुकी थी। मुझे तो इतनी परेशानी आज से पहले कभी नहीं हुई, लेकिन ये सब देखकर एक बात मैं समझ गई थी कि प्रताड़ित औरत का श्राप जरूर लगता है। कभी भी किसी ऐसी बेबस विधवा औरत का दिल नहीं दुखाना चाहिए जिसका श्राप दुनिया को भी हिला दे। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल योगी वॉइस को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।